नमस्कार दोस्तों। तो यह सीरीज पूरी तरीके से बीपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री को ध्यान में रख के चलाई जा रही है और इसमें मेरा यही प्रयास है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से जितने भी 1993 के बाद से प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, सीक्वेंस के रूप में उसको मैं आपका आंसर प्रोवाइड कराते चलूँ एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप, ठीक है, चीज़ों को समझें। क्योंकि आप उस 3 घंटों में रट कर नहीं लिख सकते हैं, बल्कि जितना भी आपके अंदर समझने की जो टेंडेंसी है, एक जो एनालिटिकल जो अप्रोच है, उसी के बेसिस पे आप आंसर को लिख पाएंगे। तो इसीलिए फ्लो चार्ट को मैं यहाँ पे ध्यान में रख के कराते चल रहा हूँ। रिजल्ट आपका सिक्योर करने में यकीन मानिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करेगा यही हिस्ट्री ही करेगा। तो इसमें अभी सेगमेंट जो चल रहा है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का, प्रश्न नंबर 3 है, अर्थात 2 प्रश्न ऑलरेडी करा दिया गया है। शुरू से देखना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बीपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री आंसर राइटिंग प्ले लिस्ट के नाम से, ठीक है, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट इसका मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि आज हमें कौन सा प्रश्न करना है। ठीक है, प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? उन तत्वों का वर्णन कीजिए जिसके कारण पुनर्जागरण का उदय हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो पार्ट है 2 भागों में हम लोग बांट लेते हैं। पहला पार्ट है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, उन तत्वों का वर्णन कीजिए, अर्थात यहाँ पे कारण पूछा जा रहा है जिसके कारण पुनर्जागरण का उदय हुआ है। इसको पूछा गया है 48वां से लेके 52वां बीपीएससी में 2009 में। तो देखिए कितना भाग्यशाली है आप लोग कि अभी आपको हर एक साल बीपीएससी देने के लिए मिल रहा है। अदरवाइज पहले देखिए 3-3, 4-4 साल में एक बार आता था। ये भी बहुत बड़ा संक्रमण का काल था जो बीत गया है। उम्मीद है कि अब कंटिन्यू रूप से चलेगा। आइए अब इसका फ्लो चार्ट हम लोग देखते हैं। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए ये पुनर्जागरण क्या था। अब इस पुनर्जागरण को समझने के लिए रटा रटाई आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, लेकिन उससे हो सकता है कि बाकी अन्य स्टूडेंट से आप बेहतर, ठीक है, ना लिख पाए। इसीलिए थोड़ा बेहतर कर पाए, चीज़ों को समझना यहाँ पे ज़रूरी है। तो मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया कि इस पुनर्जागरण को समझने के लिए इस आधुनिक विश्व तक आते आते, ठीक है, आपको जो भी परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को समझने के लिए। तो ये रहा आपका प्राचीन विश्व। देखिए प्राचीन विश्व क्या था उस समय, तो ग्रीक साहित्य था, लैटिन साहित्य था, और यहाँ पे सबसे जो कॉमन चीज़ था, दोनों ही जगह बहुदेववाद था। बहुदेववाद का मतलब कि बहुत सारे ईश्वरों की पूजा करना, यही प्रक्रिया, ठीक है, चल रही थी वहाँ पे, चाहे ग्रीक में चाहे वो लैटिन में। ग्रीक मैंने समझ रहे हैं ना, वही यूनान वाला क्षेत्र। लैटिन साहित्य का मतलब कि एक जब रोमन साम्राज्य का जब विकास हुआ तो धीरे 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 जो उसकी सबसे प्रमुख भाषा के रूप में आई वो आई यहाँ पे लैटिन साहित्य के रूप में। तो बहुदेववाद था, और बहुदेववाद के साथ साथ इस एंशिएंट वर्ल्ड में सबसे जो इम्पोर्टेंट था मानवतावाद पे बल। मानवतावाद पे बल, मानवतावाद पे बल देने का मतलब था कि भाई जो भी हम अगर ईश्वर को मान रहे हैं, अलग अलग, ठीक है, देवताओं के रूप में मान रहे हैं, तो इस जन्म को ध्यान में रख के भाई इस जन्म में हमको, ठीक है, मस्त रहना है, खुश रहना है। जो भी इच्छाएं हैं, जैसे कि वैदिक काल के संदर्भ में समझिए किस प्रकार से ऋग वैदिक काल में जो भी लोग धर्म अनुष्ठान लोग करते थे, देवता को लोग मानते थे। मूर्ति पूजा तो उस समय नहीं था, लेकिन देवताओं को मान के अपनी अपनी, ठीक है, मतलब इच्छाओं को यहाँ पे मांगा जाता था कि भाई कोई बोलता गाय दे दो, कोई बोलता भाई पुत्र संतान की प्राप्ति दे दो, कोई बोल रहा है कि भाई धन धान्य दे दो। मैंने पूरी तरीके से इस मानवता पे बल देने का मतलब है इहलौकिक पे बल देना। लेकिन आगे चल के आपको पता है कि किस प्रकार से रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो ग्रीक जो, ठीक है, जो क्षेत्र था, ग्रीक जो क्षेत्र था, राज्य था, कैसे यहाँ पे मर्ज हो गया। ये प्रक्रिया आगे चली, आगे यहाँ पे चलती गई, और रोमन साम्राज्य एक बहुत बड़े रूप में जूलियस सीजर के नेतृत्व में किस प्रकार से बड़ा हुआ, और धीरे धीरे इस रोमन साम्राज्य में शासक की निरंकुशता बढ़ती गई। अब 4वीं-5वीं शताब्दी में आप देखेंगे तो रोमन साम्राज्य 2 भागों में बढ़ जाएगा, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पुनः देखेंगे आप तो विघटन हो जाएगा, जो सबसे बड़ा रूप में उभरेगा पवित्र रोमन साम्राज्य। अब वो जो पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था, ध्यान रखिएगा, उस पूर्वी रोमन साम्राज्य में यहीं से जो प्रक्रिया सामने आने लगती है जिसको बोला गया सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी प्रक्रिया। अब यहाँ पे मध्यकालीन विश्व तक आते आते चर्च व्यवस्था काफ़ी स्टेबलाइज हो चुका था। डिटेल्स अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको नीचे वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा देखिए ऑप्शनल के नाम से
ठीक है, ऑप्शनल हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगा, सब आपको समझ में आएगा। मैंने सब बताया है। ये चर्च व्यवस्था कैसे आया, किस प्रकार से चर्च व्यवस्था एकेश्वरवाद पे बल दिया। लेकिन आगे चल के इसमें भी कुछ ऐसे लोग हो गए, ऐसे इसमें, ठीक है, धीरे 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 यहाँ पे भी कुछ ऐसे पृष्ठ आ गए जो पृष्ठवादी की अवधारणा धरने लगे। पृष्ठवादी समझ रहे हैं ना, पृष्ठ माने पादरी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब जब पादरी का कॉन्सेप्ट आ गया तो बिल्कुल अब वो बिल्कुल ही समझने की कोशिश कीजिए कि ईश्वर और, ठीक है, इंसान के बीच वो मध्य वर्ग का माने बीच में बिचौलिए का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। अब उस चर्च व्यवस्था को अपने अकॉर्डिंग परिभाषित करना, और एक खूब हुआ इस मध्यकालीन विश्व में देखेंगे पारलौकिक का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पे क्या था, यह लौकिक था, यहाँ पे पारलौकिक। पारलौकिक मैंने दूसरे लोक की, भाई इस लोक में क्या होगा हमें पता ही नहीं है। लोग क्या कर रहा है, मतलब दूसरे लोक की बात कर रहा है, मुक्ति पे बल दे रहा है कि भाई मुक्ति, ठीक है, मनुष्य जन्मजात पापी होता है, चर्च व्यवस्था बोल रहा है, पादरी बोल रहा है, उसका पोप बोल रहा है मुक्ति पे बल दो, भ्रष्टाचार, ठीक है, इन सब पे यहाँ पे खत्म करो। तो बहुत सारी जो समस्याएं थी, भ्रष्टाचार तो खुद चर्च व्यवस्था ही बन चुका था। ऐसे मतलब इतने सारे चर्च व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार होने का जो कारण यहाँ पे मौजूद था, और चर्च व्यवस्था बिल्कुल ही कर्मकांड आडंबर का, ठीक है, युक्त हो गया था। बहुत सारी भूमियों पे इस चर्च व्यवस्था का कंट्रोल हुआ करता था। और इसी समय देखेंगे आप लोग तो सामंतवाद का, ठीक है, उदय हुआ। अब सामंतवाद का उदय लगभग, ठीक है, यूरोप में अगर देखा जाए तो 6वीं शताब्दी के आसपास से सामंतवादी जो व्यवस्था है धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ने लगी। और वहाँ का देखिए सामंतवादी जो व्यवस्था था बिल्कुल ही भूमि को लेके, भूमि में उपज जो प्रोडक्शन होता था उसको लेके था। भारत में देखेंगे सामंतवादी व्यवस्था तो थोड़ा सा भारत और यूरोप की सामंतवादी व्यवस्था में आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। यही से सामंतवादी व्यवस्था का यहाँ पे उदय होगा, और ये दोनों मिलके शासक की शक्ति को यहाँ पे कम कर देंगे। स्वाभाविक से यहाँ पे हो भी जाएगा। सामंत और चर्च ऑलरेडी इस मध्यकालीन विश्व में देखेंगे तो जो धर्म था, धर्म किसके अधीन था, राज्य के अधीन था, अर्थात धर्म सबसे ऊपर था और राज्य उसके अधीन कार्य करता था। तो काफ़ी समस्या थी, शासक की शक्ति बढ़ नहीं रही थी। और अब इनके दोनों ही शक्तियों में वृद्धि की वजह से ये सब यहाँ पे हुआ कि शासक की शक्ति में कमी आ गई। अब समझिए आगे क्या हुआ। आधुनिक विश्व में ये परिवर्तन का काल था। अब आधुनिक विश्व को, इस परिवर्तन को समझने के लिए इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि जब भी हम लोग इतिहास में परिवर्तन का आधार देखेंगे, वो परिवर्तन का आधार एक ही है, और वो है इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक आधार को अगर आप परिवर्तन को इंडिकेट करेंगे, कभी आप इकोनॉमिक्स में फेल नहीं कर पाएंगे, हमेशा आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब देखिए क्या हो रहा है आधुनिक विश्व में देखेंगे तो धीरे धीरे, ठीक है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास होगा, और एक व्यावसायिक जो क्रांति जिसे बोला गया वो बड़े रूप में होने लगा। पूंजीपतियों का उदय हो गया। अब यही जो पूंजीपति बोलिए, मध्य वर्ग बोलिए, व्यापारी लोग बोलिए, सब के सब एक कैसे वर्ग है, मध्य वर्ग के लोग हैं। मध्य वर्ग मैंने समझ रहे हैं ना, मैंने कुलीन सामंतों से नीचे और निम्न वर्ग से ऊपर। बीच में जब ये मध्य वर्ग आया, इसमें सब इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, विद्वान, जितने भी देखेंगे आगे आएगा प्रबोधन काल, जितने भी, ठीक है, एक से एक थिंक टैंकर आएंगे, सारे लोग मध्य वर्ग से प्रेरित होते हैं। अब यही मध्य वर्ग का उदय होगा। अब ये जो मध्य वर्ग है यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि मध्य वर्ग के हितों को ये सामंतवादी व्यवस्था नुकसान पहुंचा रहा है। चर्च व्यवस्था बोल रहा है कि भाई तुम लोग सूदखोरी करते हो, बनियागिरी करते हो, आराम की कमाई खाते हो, ठीक है। ये सब जब ऐसे कटाक्ष होने लगेगा मध्य वर्ग पे, तो धीरे धीरे धीरे, ठीक है, अब ये दोनों पे ही देखेंगे तो प्रहार करता हुआ नजर आएगा। और शासक भी देखेंगे इस पुनर्जागरण काल तक आते आते, उस पुनर्जागरण युगीन काल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ, ठीक है ना, यहाँ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद दिलाना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखिए, ठीक है, जब हनुमान जी का जब शक्ति खो गया था, ठीक है, तो याद किसने दिलाया, जामवंत को दिलाया, मैंने जामवंत के द्वारा दिलाया गया कि देखो भाई क्या थे। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, मध्यकालीन विश्व ने क्या किया था, तो इस शासक की शक्ति को गायब कर दिया था। अब स्रोत कौन बना, तो इसी ग्रीक साहित्य और लैटिन साहित्य, इसी को बोला गया क्लासिकल साहित्य ने। यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि यहाँ पे इस पुनर्जागरण के काल में
लोगों को देखने के लिए मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है और शासक को पता चलता है कि हम तो इतने पावरफुल थे रोमन साम्राज्य में, लेकिन अब हमको एकदम बलि का बकरा बना दिया गया। बोलेगा अब नहीं, हमको अपनी शक्ति को बढ़ाना है। अब सोचिए, वो अपनी शक्ति को इस पुनर्जागरण के युग में बढ़ाएगा तो संबंध सब चाहेगा, चर्च व्यवस्था चाहेगा, वो तो चाहेगा भाई ऐसे ही चलता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए एक समय के बाद आप देखेंगे कि शासक वर्ग इस पुनर्जागरण के समय और मध्य वर्ग दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हुए नजर आएगा। ठीक है, मैंने होता है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजेगा, ताली दोनों हाथ से बजेगा। ठीक है, शासक और मध्य वर्ग साथ यहाँ पे हो जाएगा और चर्च व्यवस्था और सामंतवाद को डैमेज करने में लग जाएगा। यही है पुनर्जागरण। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत सारे कारण है कि ये सब कैसे हुआ, इतना बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन। एक कोई कारण तो होगा नहीं, ऑलरेडी आप जान चुके हैं व्यावसायिक क्रांति, इसमें देखेंगे धर्म युद्ध होगा, लगभग आपको 12वीं 13वीं शताब्दी के बीच लगभग 100 सालों तक चलने वाला युद्ध। प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाएगा और वैज्ञानिक आविष्कार एवं भौगोलिक खोज होगा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो पुनर्जागरण का क्या बनता है, कारण बनता है। और यही तो पूछा है आपके प्रश्न में कि पुनर्जागरण क्या है, उसके कारण को लिखें। तो देखिए कितना आसान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया, तो मानवता पर बल दिया गया। ठीक है, अब शासक को याद आ गया, लोगों को याद आ गया, आम लोगों को, मध्य वर्ग को याद आ गया कि देखो भाई पहले ग्रीक साहित्य, लैटिन साहित्य में क्या क्या था, इह लौकिक पे यहाँ पे बल दिया जा रहा था। अब हम लोग भी क्या करेंगे, इह लौकिक पे बल देंगे। इह लौकिक पे बल देना, इसका मतलब सोचिए चर्च व्यवस्था को डैमेज करना, क्योंकि चर्च व्यवस्था तो पारलौकिक पे दे रहा था, इह लौकिक पे बल दिया गया। शासक की शक्ति बढ़ने लगी, मध्य वर्ग को इसको समर्थन मिला और धीरे धीरे देखिए सामंतवादी व्यवस्था और चर्च व्यवस्था की शक्ति में क्या आ गई, कमी आ गई। अब इसी को आप, ठीक है, इतना जब समझ लिए, अब लिखिए आंसर, कहीं से कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो थोड़ा सा मैं आपको, ठीक है, एक आइडियल लिख होता है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड वे में मैं थोड़ा लिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 15वीं शताब्दी तक क्या हुआ, यूरोपीय समाज में अनेक परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ, विचार स्वतंत्रता हो गया, विचार स्वतंत्र सोचने समझने की जो शक्ति थी धीरे 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 लोगों में आने लगी। मध्यकाल में ब्लॉक कर दिया गया था, बिल्कुल ही लोगों के आंखें के सामने पर्दा डाल दिया गया था। आस्था पर विवेक की प्रधानता बढ़ गई। अभी तक ये आस्था था चर्च व्यवस्था के अंतर्गत मौजूद था, लेकिन बोला कि नहीं, चर्च जो बातें बोल रहा है बहुत सारी बातें गलत बोल रहा है। जैसे बोला कि भाई ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, आगे चल के इसका खंडन किया गया, कोपरनिकस आएगा, गैलीलियो आएगा, बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, सौर मंडल का केंद्र कौन है, सूर्य है। उसके बाद व्यक्तिवादी चिंतन, राज्य की नई अवधारणा सामने आ गई। अब देखेंगे व्यक्तिवादी चिंतन, व्यक्ति लोग चिंतन करने लगा, खूब सोचेगा भाई पहले क्या थे, ठीक है, अब क्या हो गए। राज्य की नई अवधारणा आई, इसमें देखेंगे आप लोग, ठीक है, 30 वर्षीय युद्ध होगा, वेस्टफेलिया की संधि हो गई और इससे जो राज्य है, यूरोप के राज्य बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। फ्रांस बड़ा मजबूत शक्ति के रूप में उभरता है और चर्च के अतार्किक प्रथाओं को इसमें चुनौती दी गई कि भाई इसको डैमेज करना है। ये तो बहुत सारा कारण हो गया, लेकिन तत्कालीन कारण क्या था, तो शोषण मूलक और अतार्किक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था। कुछ नहीं आया था, अभी 4-5 शब्दों को लिख दीजिए। इतना ये प्रभावी शब्द है कि सारे ही चीज़ों को आप अंदर अपने समेट लेता है। तो शोषण मूलक और अतार्किक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था इसका सबसे बड़ा कारण था। और इसको चुनौती कहाँ से मिली, तो क्लासिकल साहित्य से, उसी ग्रीक और, ठीक है, लैटिन साहित्य से मिला। लोगों ने पढ़ा पूरी तरीके से, ठीक है, मैंने ये क्लासिकल साहित्य बिल्कुल उस जामवंत की तरह काम करता है जिसने हनुमान जी की शक्तियों को याद दिला दिया। ठीक है, तो क्लासिकल साहित्य से यहाँ पे चुनौती मिली और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इटली से हुई। इटली से क्यों हुई, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं पुनर्जागरण के कारण। पहला है धर्म युद्ध, अभी देखेंगे। कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, भौगोलिक खोज, वैज्ञानिक आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस का विकास, मंगोल साम्राज्य का उदय और विश्वविद्यालय की स्थापना। इसमें से जनरली 4-5 कारण आपको मिलेगा बुक में, लेकिन देखिए 7 कारण है, यहाँ से आप बाकियों से बढ़त ले सकते हैं। ठीक है, ये होगा आपका अप्रोच। नंबर 1 देखिए धर्म युद्ध। धर्म युद्ध तो आइडिया होना ही चाहिए कि लगभग देखिए 11वीं से 13वीं सदी तक, ठीक है, मैंने लगभग 100 सालों तक ये चला है।
1000 कुछ ईस्वी में शुरू हुआ है, 1200 कुछ ईस्वी में ख़त्म हो गया है। तो 100 सालों तक लंबा ये चलने वाला युद्ध था, 11वीं से 13वीं सदी तक। इसको धर्म युद्ध बोला गया, इसको क्रूसेड भी बोला गया। क्रूसेड या फिर क्रूस क्यों हुआ, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जेरूशलेम और सीरिया यही है। जेरूशलेम जहाँ 4 धर्मों का केंद्र है, जरतुश धर्म, यहूदी, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम धर्म का जिसे केंद्र माना गया। और सीरिया को लेके देखेंगे तो ईसाई और मुसलमानों के बीच लगभग 100 सालों तक युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कौन जीत गया? मुसलमान लोग जीत गए, इस्लाम की विजय हो गई। और इस इस्लाम की विजय से ईसाई धर्म को बहुत धक्का लगा, क्योंकि इस युद्ध में देखेंगे कि आने वाले युद्ध करने वाला और कोई नहीं थे, बल्कि सामंत लोग खूब इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया सब, क्योंकि चर्च व्यवस्था के नज़दीक सामंत भी था। बहुत सारे आम लोग यहाँ पे मारे गए, निम्न वर्ग थे वो भी लोग मारे गए, सैनिक वगैरह तो थे वो भी। इससे क्या हुआ कि जो बातें बोला गया पोप के द्वारा कि जाओ भाई तुम लोग जीत के आओगे, ईसाई धर्म जीतेगा, हार गया सब। पोप के प्रति संशय हो गया कि भाई जो बातें बोल रहा है, अगर भगवान बोलता, गॉड अगर बोला होता तो क्या हम लोग हार जाते? तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके प्रति क्या होगा? संशय, माने अविश्वास का अब दौर पैदा हो गया। और इसका कारण क्या हुआ देखिए, तो उस धर्म युद्ध, देखिए सीरियाई वाला जो क्षेत्र को आपको पता होगा, उसी मेडिटेरियन सी के किनारे इजराइल मिल जाएगा, ठीक है, जेरूशलेम मिल जाएगा, पैलेस्टीन मिल जाएगा, सीरिया मिल जाएगा। अब वो जो क्षेत्र था उस समय तक देखेंगे 11वीं से 13वीं शताब्दी तक, तो भारत का और अरबों का व्यापार खूब अच्छा खासा होता था। और अरबों ने तो अल-बिरूनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, भारतीय साहित्य पे, ठीक है, मैंने इंटरेस्ट लेने वाला सबसे बड़ा जिसको मैंने बोला जाएगा मुस्लिम जो टीचर, ठीक है, एक विचारक के रूप में अल-बिरूनी। बहुत सारे भारतीय भी साहित्यों को क्या किया गया था, ट्रांसलेट कर लिया गया था अरबी भाषा में। तो अरबी भी देखिए, वो भी नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की तरह था, अरबी विश्वविद्यालय, आग लगा दिया गया उसमें, ठीक है। खैर, अरबों के साथ अब संपर्क हो गया। अब अरबों के साथ संपर्क होने से भारतीय परंपरा का भी, ठीक है, ज्ञान हुआ लोगों को, यूरोपीय लोगों को ज्ञान हुआ, पश्चिम एशिया के लोगों को यूरोपीय परंपरा का ज्ञान होगा। लोग अब मिल रहे हैं ना, आम लोग, सैनिक भी तो मर रहे हैं उसमें, सैनिक एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। अब इनको समझ में आ गया कि अच्छा मामला कहीं कुछ और बचा हुआ है भाई, धार्मिक मामला है। अब इससे सामंतवादी व्यवस्था कमजोर हो गई, बहुत सारे सामंत लोग, ठीक है, इसी पे शहीद हो गए। दूसरा कारण है कुस्तुनतुनिया का पतन। अब ये थोड़ा बेसिक से समझिए। देखिए मैंने बताया था सबसे बड़ा जो रोमन साम्राज्य था 4वीं सदी ईसा पूर्व में देखेंगे तो रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा, मैंने तीसरी चौथी मान लीजिए, तीसरी चौथी शताब्दी में 3 महाद्वीपों पे फैलने वाला रोमन साम्राज्य, यूरोप में, अफ्रीका के उत्तर भाग में, ठीक है, एशिया के लगभग पश्चिम भाग में, 3 मैंने बहुत बड़ा एरिया जो कवर किया था, लंबे समय तक चल नहीं पाया। इसका विभाजन हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। तो यही जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, वर्तमान में जो, ठीक है, तुर्की का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहीं पे आपको इस्तांबुल मिल जाएगा, वहीं पे इस्तांबुल को ही बोला गया कुस्तुनतुनिया, ठीक है। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य पे आगे चल के देखेंगे तो तुर्कों का अधिकार हो गया। अब सोचिए, तुर्कों का अधिकार हो गया, क्योंकि तुर्क लोग आगे चल के, ठीक है, मुस्लिम धर्म को मान लेगा, सब इस्लाम को अपना लेगा। और देखेंगे 15वीं शताब्दी तक आते आते तो जो कुस्तुनतुनिया था बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी था। इस बाइजेंटाइन साम्राज्य में, माने पूर्वी रोमन साम्राज्य को ही बोल दिएगा बाइजेंटाइन साम्राज्य, और इसकी राजधानी कहाँ थी? कुस्तुनतुनिया। इस कुस्तुनतुनिया पे किसने कंट्रोल कर लिया? ऑटोमन साम्राज्य ने कंट्रोल कर लिया 15वीं शताब्दी में, 1453 के आसपास, 1453 के आसपास। अब तो हो गया कल्याण। अब भाई करे तो क्या करे सब। अब सोचिए वहाँ पे जो भी लोग ईसाई धर्म को मानने वाले थे लोग निकल पड़े। अब देखेंगे तो ग्रीस से, ठीक है, मैंने कुस्तुनतुनिया से, इस्तांबुल से आपको सीधे आपको मेडिटेरियन सी में पार सबसे जो नज़दीक इलाका मिलेगा वो मिलेगा इटली। बहुत सारा विद्वान लोग वहाँ भाग गया, ठीक है, बड़ी संख्या में विद्वान कलाकार वहाँ भागना शुरू किया, इटली में प्रवेश किया। जो भी अपने साथ ग्रंथ वगैरह सब ले गया था, ठीक है, उसको पुनः पढ़ना शुरू किया। अभी तक सब सोया हुआ था, ठीक है, धर्म का अफीम सुन के सोया हुआ था, चर्च के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। आवाज़ आगे चल के उठाएगा कोपरनिकस, गैलीलियो को जेल में डाल दिया जाएगा। सोचिए क्या चल रहा था उस समय। इससे क्या हुआ,
तो ग्रंथों का अध्ययन किया तो बोला कि भाई ये तो चर्च व्यवस्था जो बातें बोल रहा है सरासर झूठ है। इसका मतलब क्या, पुनर्जागरण चेतना पे बल, अर्थात अब धीरे धीरे लोग जागना क्या कर रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। यही है पुनर्जागरण, मैंने पुनः जाग रहे हैं। आज आप सोए हैं, ठीक है, कल आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने समझ रहे हैं ना, आज आप सोए हैं, मैंने एकदम घूम रहे हैं, फिर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी करने आए, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कल उठेंगे, एक आध घंटा पढ़ेंगे। अगर सुबह उठ के आप फिर एक आध घंटा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपका रूप पार्टनर देख रहा है कि भाई ये तो चमत्कार हो रहा है, अभी तक घूम रहा था इतने दिनों तक, अब पढ़ रहा है, तो वही आप धीरे धीरे जाग रहे हैं। अब इसका एक स्टेप आएगा, ठीक है, प्रबोधन, उसमें परिवर्तन का दर तेज होगा। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो पुनर्जागरण चेतना पर बल, और पुनर्जागरण कैसे चीज़ों पे फोकस देता है, ये सैद्धांतिक चीज़ों पे फोकस देता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं भौगोलिक खोजों की। अब जब ये सारा चीज़ हो गया, कुस्तुनतुनिया के पतन से आपको ध्यान होगा कि जब तुर्की का जो क्षेत्र, इस्तांबुल का क्षेत्र जब कंट्रोल हो जाएगा तो लगभग मेडिटेरियन सी का एक बहुत बड़े भाग में मुस्लिमों का कंट्रोल हो जाएगा। अब यूरोपवासी व्यापार करने आते, पकड़ के उनको, ठीक है, ईसाई से मुस्लिम बना दिया जाता। अब लोग आए तो कैसे आए, बड़ी समस्या थी। अगर आता भी था सब तो सबको, ठीक है, इतना आसान नहीं होता था, व्यापारिक चुंगी वगैरह देना पड़ता था। तो सब मजा कौन मारता था, अरबवासी भारत से व्यापार करता था, मसाला वसाला सब ले जाता था, और यूरोप वासियों को बेच के बड़ा फायदा कमाता था, यूरोप वासियों को घाटा लगता था, ठीक है। अब वो लोग, ठीक है, यही मैंने कुल मिला के समस्या है कि कुस्तुनतुनिया के पतन से भूमध्य सागरीय व्यापार क्या हो गया, बाधित हो गया। नए मार्ग की खोज होने लगी कि भाई अब हमें जाना है पूर्वी देशों में, नहीं जाएंगे तो हमको ये मुस्लिम सब बर्बाद कर देगा। यूरोप इतना सक्षम है नहीं। देखिए, अगर कुछ फ्रांस जर्मनी वगैरह देशों को छोड़ दिया जाए तो यूरोप की जो भौगोलिक सीमा है वहाँ पे इतना अन्न नहीं हो सकता है कि यूरोप वासियों का पेट भर सके। मिनरल रिच नहीं है, संसाधन रिच नहीं है वहाँ पे, कृषि योग्य भूमि भी बहुत कम है, जलवायु भी वहाँ का ठंडी है। तो इससे क्या हुआ, नए मार्ग की खोज। यही है, देखिए भारत के साथ ऐसा नहीं है, भारत के लोग हमेशा मस्त रहे हैं। वैदिक काल से आप देखेंगे इतनी बड़ी अथाह कृषि भूमि है, कुछ नहीं हो तो भाई कृषि करके पेट पाल लेंगे, जी जाएंगे, लेकिन वो लोग करे तो क्या करें, वो भी नहीं कर सकता है सब। इसीलिए नए मार्गों की खोज हुआ, और नए मार्गों की खोज करने वाला कोई और नहीं है बल्कि वही मिडिल क्लास, वही व्यापारी वर्ग है, वास्को डिगामा, कोलंबस, ठीक है, इस साहसिकता को बोल दे रहा है। अब सोचिए क्या नए मार्ग की खोज अचानक हो गया, इतने सारे शिप अटलांटिक ओशियन में डूब गया, कितने सारे लोग भूख प्यासे लोग मारे गए, बीमारी से मारे गए, इतनी लंबी समुद्री यात्रा करने के लिए, तो इतना आसान नहीं होता है। अब यहीं शुरू हो गया, ठीक है, भारत अमेरिका का खोज हो गया, नवीन मार्गों की यहीं से क्या हो गई, खोज हो गई। अमेरिका की खोज एक अकस्मात खोज माना जाता है, मतलब होता है ना कि अब करने कुछ और जा रहे हैं, हो कुछ और जा रहा है। कोलंबस निकला था भारत की खोज करने के लिए, सोचा था कि भाई उस समय पता लग गया था कि पृथ्वी गोल है, कहीं से घूमेंगे तो आके, ठीक है, इस जगह पे यहीं जाएंगे। गया, उसको मिल गया अमेरिका, वेस्ट इंडीज की तरफ गया, वहाँ देखा, लोगों को देख लिया, बोल दिया रेड इंडियन से भाई लोग है, ठीक है, हो गया उसका नाम, ठीक है। तो यही प्रक्रिया चल रहा है, नवीन मार्गों की क्या हो गई, यहाँ पे खोज कर ली गई। तो ये भी भौगोलिक खोज था। उसके बाद से प्रिंटिंग प्रेस, देखिए आज के समय में इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आज का एक शब्द चल पड़ा है, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया आज इतना प्रिंटिंग प्रेस का विकास होने के बाद भी जिसका सूचना पे कंट्रोल हो गया, ठीक है, उसी का कंट्रोल है हर जगह। तो यही समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि जो भी एक टर्म चल पड़ा है, सूचना को किस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, कंपाइल किया जा रहा है, तो खैर बात की बात है, लेकिन सूचना कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव वे में, चाहे वो निगेटिव वे में, इसको समझिए। तो प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से देखिए, पुनर्जागरण से पूर्व क्या था, तो ज्ञान पर एक अधिकार था। इसका अधिकार था चर्च व्यवस्था का। अब क्या हुआ कि अब प्रिंटिंग प्रेस आ गया, तेजी से छपाई खाना होने लगा। अब दिक्कत नहीं है, अब बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया कि रियल बाइबल में लिखा गया है। अब लोगों को गुमराह करना आसान नहीं था। पहले क्या होता था, चर्च व्यवस्था तो हाथ से छपवा के महंगा महंगा धाम में, ठीक है, मतलब मुफ्त खोरी करता था सब, झूठ मूठ का ईश्वर के नाम पे बहुत सारा बुक बढ़वाता था सब। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि अब प्रिंटिंग प्रेस से आने से रियल जो बाइबल में लिखा है, जो क्रिश्चियनिटी का, ठीक है, होली ग्रंथ है,
अब गुमराह करना आसान नहीं था। लोगों को लगा अच्छा मामला ये है, आ गया पुनर्जागरण चेतना को बल मिला। नेक्स्ट है यहाँ पे मंगोल साम्राज्य का उदय। आपको पता ही होगा कि 13वीं शताब्दी तक, 12वीं-13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य जिस तरीके से एक्सपेंड किया, मैंने ऐसा लग रहा था कि पूरा मुस्लिम साम्राज्य को इन लोग ध्वस्त कर देगा। विश्व का सबसे बड़ा जिसका साम्राज्य हुआ, सबसे बड़े एरिया में साम्राज्य हुआ, वो था मंगोलों का साम्राज्य। तो 13वीं शताब्दी में देखिए क्या हुआ, तो मध्य एशिया विजेता जो चंगेज खान था उसकी मृत्यु हो गई और उसका जो उत्तराधिकारी आया कुबलई खान ने विशाल शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। और इसका साम्राज्य यूरोप से लेके इधर अफ्रीका से लेके एशिया तक फैला हुआ था। अब लोगों को आना जाना देखिए, इस विशाल शक्तिशाली साम्राज्य में लोगों का आना जाना, यूरोप वासी भी आए, एशिया वासी भी गए, चाइना के लोग खुद ही मौजूद थे। चाइना का जो कन्फ्यूशियस पंथ आपको पता ही होना चाहिए, वहाँ जा रहे हैं। दरबार में पूरा पश्चिम के विद्वानों का मिलन हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। और यही तो है सब, विचारों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे की बातों को करेंगे, एक दूसरे के समाज की बात करेंगे, क्या चल रहा है उनके यहाँ, क्या चल रहा है हमारे यहाँ, ऐसे में क्या होगा। सोचिए कितना बड़ा वैचारिक परिवर्तन, जब अलग अलग धर्म के, अलग अलग समाज के लोग यहाँ पे आके मिल रहे हैं। उसके बाद से लास्ट है विश्वविद्यालय की स्थापना। अब देखेंगे जो विश्वविद्यालय की स्थापना, उस समय ऑक्सफोर्ड, बॉन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी खुल चुका था कि अब धीरे धीरे जब मध्य वर्ग मजबूत होने लगा तो मध्य वर्ग के बच्चे यहाँ पढ़ने लग गए। अब शिक्षा को बोला गया कि शिक्षा, अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, सत्ता की पुत्री नहीं हो गई। अब उस ज्ञान पे, ठीक है, सत्ता की पुत्री मतलब नहीं थी ज्ञान, अब काल की पूरी तरीके से क्या हो गई, पुत्री हो गई। सत्ता की पुत्री कहने का मतलब कि चर्च व्यवस्था की, और काल की पुत्री मतलब अब समय का हो गया। जैसे जैसे, ठीक है, समय होगा हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो कुल मिला के यही बातें हैं। निष्कर्ष में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन विश्व और आधुनिक विश्व के बीच पुनर्जागरण एक संक्रमणकालीन, ठीक है, संक्रमणकालीन का, संक्रमण काल का यहाँ पे दौर था, जो लोगों को नई चेतना, ठीक है, नई आधार, नई सोचने समझने, मानवता पे बल, ऐसी सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, इस पे बल दिया गया। और ठीक है, खासकर इसमें जो सबसे लोगों को नुकसान पहुंचा, चर्च व्यवस्था को नुकसान पहुंचा, सामंतवादी व्यवस्था को नुकसान पहुंचा, और इससे जो, ठीक है, शक्ति मिली शासक वर्ग को, मध्य वर्ग यही परिवर्तन का, ठीक है, मार्ग यहाँ पे तैयार किया। और आगे चल के यही जो मध्य वर्ग है प्रबोधन काल की चेतना को भी यहाँ पे तैयार करेगा। तो निष्कर्षता, ठीक है, 4-5 लाइनों में, ठीक है, इसमें आप लिख देंगे, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और एक आइडियल आंसर कंप्लीट होगा, इतना आइडियल हो जाएगा कि कोई भी एग्जामिनर आपके कॉपी में रेड पेन नहीं लगा सकता है। तो यकीन करिए, ट्रस्ट करिए, ट्राई कीजिए और रटने से बचिए, समझ के लिखिए, क्योंकि बीपीएससी में एक क्वेश्चन 50 नंबर का होता है, ठीक है। 50 नंबर का मतलब कि आपको एटलीस्ट 400-500 शब्दों में लिखना ही होगा। तो इस प्रक्रिया को अपनाइए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।